Morning friends and welcome to today's session The History of English Literature। The History of English Literature के सीरीज में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं 18th सेंचुरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी को। जैसा कि 18th सेंचुरी के टाइम में दो महत्वपूर्ण एज थे, पहला अगस्तन एज और दूसरा एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अगस्तन एज का टाइम 1700 से लेकर 1744 तक का टाइम माना जाता है और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी का टाइम 1744 से लेकर 1785 तक का टाइम माना जाता है। तो आज हम लोग स्पेशली 18th सेंचुरी के हिस्टोरिकल इवेंट्स को, हिस्ट्री को और इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे और इस समय के प्रोमिनेंट ऑथर्स और उनके वर्क्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी के महत्वपूर्ण एज, अगस्तन एज। अगस्तन एज, अगस्तन एज का टाइम 1700 से लेकर 1744 तक का टाइम माना जाता है और 1744 में एक महत्वपूर्ण पोएट अलेक्जेंडर पोप की डेथ होती है और उस डेथ के बाद यह टाइम समाप्त हो जाता है। अगस्तन एज पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 1702 से लेकर 1714 तक के प्रोमिनेंट फैक्ट को हमने दिखाया है और कौन शासन करता है इंग्लैंड की गद्दी पर, उनके शासन को दिखाया गया है। जैसा कि पहले पार्ट में 1702 से 1714 तक जो हमने समझाने का प्रयास किया है, अर्थात कह सकते हैं 1702 में इंग्लैंड की गद्दी पर क्वीन एनी शासन करना प्रारंभ करती हैं और 1702 से 1714 तक उनका शासन चलता है और 1714 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करने के लिए जॉर्ज फर्स्ट को इनवाइट किया जाता है। ये जॉर्ज फर्स्ट कहाँ से आए थे और कहाँ के लोग थे? तो जॉर्ज फर्स्ट ये जर्मन पर्सन था और इसको इंग्लैंड में लाने का श्रेय महत्वपूर्ण पार्टी विग्स को जाता है। विग्स इस समय की सबसे प्रोमिनेंट पार्टी बन चुकी थी। क्यों बन चुकी थी? क्योंकि एक दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था टोरी। टोरी पार्टी के सेक्रेटरी को अगले 50 वर्षों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो टोरी पार्टी थी, इस टोरी पार्टी के जो प्रमुख थे, सेक्रेटरी या चीफ या फिर मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। तो इस तरह से 50 वर्षों तक टोरी पार्टी पावरलेस रहती है, जिसके कारण विग पार्टी पावर में आ जाती है। तो विग पार्टी ही जॉर्ज फर्स्ट को इंग्लैंड में लाती है, अर्थात जॉर्ज फर्स्ट को इंग्लैंड पर गद्दी पर बैठाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि विग पार्टी क्या है और इसका प्रोमिनेंट योगदान क्या है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि अगस्तन एज को और नामों से जाना गया है। जैसे यह टाइम द एज ऑफ क्वीन एनी के नाम से जाना गया है। क्यों जाना गया है? क्योंकि 1702 से 1714 तक क्वीन एनी शासन करती हैं और क्वीन एनी ने इस टाइम को द एज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट के नाम से संबोधित किया है। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि द एज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट का नाम किसने दिया? तो क्वीन एनी ने दिया। और बात की जाए द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से भी यह टाइम जाना जाता है। अर्थात
अगस्टन एज को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से संबोधित किया गया है। तो यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो यह नाम एक महत्वपूर्ण पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। क्लासिकल एज, इस टाइम को क्लासिकल एज के नाम से जाना गया है। क्यों जाना गया है? क्योंकि इस समय के राइटर्स और पोएट्स जो क्लासिकल टेंडेंसी थी उस पैटर्न को इंग्लैंड में फॉलो कर रहे थे। इस कारण से इस एज को क्लासिकल एज के नाम से जाना गया है। और इस एज को द एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि इस समय के सबसे महत्वपूर्ण पोएट अलेक्जेंडर पोप थे। इस कारण से इस एज को द एज ऑफ पोप के नाम से जाना गया है। और 18th सेंचुरी हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि अगस्टन एज के प्रोमिनेंट ऑथर्स अगले एज अर्थात द एज ऑफ सेंसिबिलिटी में भी इंटर कर जाते हैं। इस कारण से 18th सेंचुरी एक मानक मानकर हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात 18th सेंचुरी का नाम देकर पढ़ेंगे तो सभी राइटर्स और पोएट्स और उनके वर्क शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने अगस्टन एज को समझने का प्रयास किया कि अगस्टन एज को अन्य किन किन नामों से जाना गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का टाइम 1744 से 1785 तक का टाइम माना जाता है। इस एज को भी अन्य नामों से जाना गया है, जैसे द एज ऑफ ट्रांजिशन। इस टाइम को द एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से इसलिए पुकारा गया है क्योंकि इस समय के जो प्रोमिनेंट वर्क्स थे उन वर्क में एक परिवर्तन दिख रहा था। वो परिवर्तन कौन था? वो परिवर्तन यह था कि कुछ महत्वपूर्ण पोएट्स के वर्क में रोमांटिसिज्म के फीचर दिख रहे थे। जैसे टॉमसन का एक महत्वपूर्ण वर्क है द सीजन, जो 1730 में लिखा गया। इसमें परिवर्तन दिखने लगा था। तो इस कारण से इस टाइम को द एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से पुकारा गया है। और वहीं पर बात की जाए द एज ऑफ एनलाइटमेंट, यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस समय ज्ञान का उदय हो रहा था, अर्थात इस समय के ऑथर्स के वर्क में एक नया पैटर्न दिख रहा था। थीम महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता था, महत्वपूर्ण हुआ करता था तो उनके लिखने का स्टाइल अर्थात मीटर। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि इस टाइम को द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से पुकारा गया है। और इस समय की महत्वपूर्ण ऑथर जिनका नाम जॉनसन था, जॉनसन की वजह से इस टाइम को द एज ऑफ जॉनसन के नाम से पुकारा गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगस्टन एज को द एज ऑफ पोप के नाम से पुकारा गया है और रेस्टोरेशन एज को द एज ऑफ ड्राइडेन के नाम से पुकारा गया है। तो इस तरह हम लोगों ने समझ लिया कि इस एज को या 18th सेंचुरी को किन किन नामों से जाना गया है। अब आइए 18th सेंचुरी के हिस्ट्री को कवर करते हैं। 18th सेंचुरी के हिस्ट्री को कवर करने से पहले सबसे पहले एक बार फिर से हम इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं क्वीन एनी। क्वीन एनी का शासन 1702 से 1714 तक चलता है और 1714 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करने के लिए जॉर्ज फर्स्ट को इनवाइट किया जाता है। और जॉर्ज फर्स्ट कौन थे? तो जॉर्ज फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क ऑफ द हाउस ऑफ हैनोवर। हैनोवर के हाउस से
पहले ब्रिटिश मोनार्क माने जाते थे। अर्थात ये द हाउस ऑफ हैनोवर क्या है, ये लोग कहाँ से आए थे, तो ये लोग इट वाज कम बाई विग पार्टी इन इंग्लैंड फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से इंग्लैंड में विग पार्टी के द्वारा ये लोग लाए जाते हैं, यानी कि द हाउस ऑफ हैनोवर जर्मनी से आते हैं। और बात की जाए नेक्स्ट फैक्ट के विषय में, ही वॉज द किंग ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ये जॉर्ज फर्स्ट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के साथ साथ आयरलैंड के भी किंग बन गए थे। और जॉर्ज फर्स्ट के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करने के लिए बैठते हैं जॉर्ज सेकेंड। जॉर्ज फर्स्ट 1714 से 1727 तक शासन करते हैं और 1727 से 1760 तक का शासन जॉर्ज सेकेंड का था। और जॉर्ज सेकेंड और जॉर्ज फर्स्ट के विषय में एक फैक्ट है कि जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकेंड वर जर्मन। ये लोग जर्मन थे। दे डिड नॉट नो इंग्लिश। ये लोग इंग्लिश भाषा नहीं जानते थे। दे एक्सेप्टेड प्रोटेस्टेंट रिलीजन। इन लोगों ने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि दे वर फॉरेनर्स। ये लोग विदेशी थे। जब विदेशी थे यानी जर्मन के थे तो इंग्लैंड पर शासन कैसे करते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक इसके पीछे एकमात्र रीजन है, वह रीजन है कि जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकेंड की जो डायनेस्टी थी, यह डायनेस्टी प्रोटेस्टेंट रिलीजन में विश्वास करती थी और इंग्लैंड के लोगों का यह मानना था कि इंग्लैंड का राजा वही बन सकता है जो कैथोलिक न हो, अर्थात प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानता हो। तो इस कारण से प्रोटेस्टेंट रिलीजन मानने की वजह से जॉर्ज फर्स्ट को इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करने के लिए बैठाया जाता है। तो इस प्रकार से जॉर्ज फर्स्ट का शासन 1714 से 1727 तक और 1727 से 1760 तक का जॉर्ज सेकेंड का शासन। और जॉर्ज सेकेंड के बाद जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है और इनका टाइम 1760 से 1820 तक का टाइम माना जाता है। अर्थात एक और फैक्ट आप समझने का प्रयास करें, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम में इंग्लैंड की गद्दी पर कौन राजा था, तो जॉर्ज थर्ड। और बात की जाए जॉर्ज फोर्थ की, तो जॉर्ज फोर्थ 1820 से 1830 तक शासन करता है। फिर उसके बाद विलियम फोर्थ इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करना प्रारंभ करता है। इनका शासनकाल 1830 से 1837 तक। और 1837 के बाद क्वीन विक्टोरिया का शासन प्रारंभ हो जाता है और 1837 से 1901 तक क्वीन विक्टोरिया का शासन चलता है। और 1832 में एक फैक्ट है कि 1832 में द रिफॉर्मेशन बिल भी पारित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस समय के हिस्ट्री को कवर कर लिया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि 18th सेंचुरी में कौन कौन से किंग शासन कर रहे थे, तो क्वीन एनी, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड, जॉर्ज थर्ड और जॉर्ज फोर्थ के बाद स्टार्ट हो जाता है 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में कौन कौन से किंग शासन कर रहे थे, जॉर्ज फोर्थ, विलियम फोर्थ और क्वीन विक्टोरिया। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण हिस्ट्री के फील्ड में किंग थे।